दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, मुंबई हो या रांची हो, पाकुड़ हो या हजारीबाग हो, नागपुर हो या अहमदनगर हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषा सुनाई दे रही है, उस भाषा के केंद्र में एक खास अल्पसंख्यक समुदाय आ गया है। और आखिर ऐसा हुआ क्यों है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और झारखंड में तो यहां तक कहा जा रहा है कि अलग से आरक्षण किसी खास अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी की आंध्र प्रदेश में सरकार है, वहां के आरक्षण को तो खत्म करके दिखाए। आरक्षण का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ने लगती है? और सियासत क्यों ऐसी हो गई है कि मनोज जारंगे पाटिल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गए? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए मुसीबत बन गया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सियासत मुसीबत बन गई। और बिहार में नीतीश कुमार की जाति जनगणना इन सब की एक ऐसी जननी बन गई जिसके इर्द गिर्द बिहार से बाहर पूरे देश में सियासत इस ढंग से चली जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की व्यापक चुनावी हिंदुत्व की एकता वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि विपक्ष ने भी रणनीति बहुत मजबूती से बनाई है। विपक्ष की अपनी कमजोरियां हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी कभी कंफर्ट जोन में, आरामदायक स्थिति में नहीं रही। और महाराष्ट्र में एक तरफ मराठा जनमानस के साथ काफी हद तक जुड़ता हुआ मराठी अस्मिता का सवाल, और उस मराठी अस्मिता के सवाल के दायरे में बीजेपी का कोर वोटर कहा जाने वाला ओबीसी वर्ग का बड़ा हिस्सा, ये सब उस सियासत का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं जिस सियासत को लेकर हिमंता विश्व शर्मा को यानी असम के मुख्यमंत्री को झारखंड में उतारा गया है। यानी झारखंड में आदिवासी चेतना की बातें, ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की बातें, और इन सब के बीच चुनावी हिंदुत्व को बरकरार रखने की एक अंतिम कवायद किए जाने का खेल। यह खेल फंसा कहां है? आज की तारीख में बहुत साफगोई के साथ आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ राज्यों में बीजेपी की काट विपक्ष ने ढूंढ ली है। और वो काट क्या है? धर्म के सामने जाति की सियासत। भारतीय जनता पार्टी फंसती कैसे है? बीजेपी कैसे फंसती है और कैसे बीजेपी नहीं फंसती है चुनाव में? ये दोनों खेल बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और उस खेल को समझने के बाद और आसानी से समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के गठबंधन के सहयोगी अजीत पवार ने कैसे आईना दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ को भी आईना दिखाया, मोहन भागवत को भी आईना दिखाया, और झारखंड में जो कहा जा रहा है, जो रणनीति हिमंता विश्व शर्मा बना रहे हैं, उन सबको एक झटके में आईना दिखा दिया। दरअसल बीजेपी को और बीजेपी की सफलता दर को नरेंद्र मोदी के जमाने में देखने से एक बात साफ होती है, और यह बात नरेंद्र मोदी के पहले के दौर से भी जोड़कर देखें तो काफी कुछ साफ दिखाई देता है। 2004 के लोकसभा चुनाव से ही हम शुरू करें और देखने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोर इलाका कहां ढूंढा था। सेंट्रल इंडिया के 4 स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, और इन चारों के बूते ही 2004 में भारतीय जनता पार्टी 138 की सीटों तक पहुंच पाई थी। कमोबेश राजस्थान में कई बार रोटेशन पद्धति चलती रही, लेकिन बाकी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बादशाहत बरकरार रही। लेकिन यही बादशाहत महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन पाई? यही बादशाहत उत्तर प्रदेश में क्षणिक क्यों हो गई? और यही बादशाहत कायम करने का सपना बिहार में चकनाचूर क्यों होता रहा? और बंगाल का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल क्यों नहीं पाया? और इन सब के बीच झारखंड की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 साल तक टिकाए रखने के पहले सफल प्रयोग के कारण भारतीय जनता पार्टी की सियासत असफल क्यों हो गई? इन सब को समझने की कोशिश में 2 बातें निकल कर आती है। पहली, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक तरह से
कॉर्नर करने की कोशिश करती है। उसके नेताओं के बयानों को देखें, चाहे मंगलसूत्र खोलने वाला बयान हो या भैंस खोलने वाला बयान हो, कहीं ना कहीं ये बयान एक खास धर्म के लोगों का नाम लेकर के भी दिए जाते हैं। और इसी बयान को उन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पिछड़ती है, तो समझ में आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि विपक्ष ने इस राजनीति को कैसे इसकी काट निकाली है। दरअसल सांप्रदायिकता की राजनीति की एक बड़ी काट जाति की राजनीति होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सांप्रदायिकता की राजनीति में किसी को कुछ मिले ना मिले, जातीय राजनीति और जातीय अस्मिता के सवाल में कुछ कम्युनिटी या सोसाइटी का एक खास सेक्शन जितना फायदा उठाने की सोचता है उतना भले ही ना उठा पाए, लेकिन कुछ फायदा जरूर उठा लेता है। उदाहरण स्वरूप, हिंदुत्व की राजनीति से इस देश में भले ही किसी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, कोई डेटा आपके सामने नहीं मिलेगा कि हिंदुत्व की राजनीति से, सांप्रदायिकता की राजनीति से कहीं किसी का भला हो गया हो, किसी सेक्शन को कुछ मिल गया हो। लेकिन जाति की राजनीति यानी मंडल पॉलिटिक्स जब शुरू हुई तो आपको तमाम ऐसे सोशल सेक्शन मिल जाएंगे जिसका फायदा उन्हें मिला। मनोज जारंगे पाटिल के सहारे महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ, वो उस राजनीति का महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए तरीके से प्रयोग की तरह था, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी खुद उठने की कोशिश कर रही थी। वो शरद पवार और ठाकरे परिवार इन दोनों की सियासत को निस्तेज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सियासत यूं ही आसान नहीं होती। जाति की राजनीति के लिए भी सियासत उतनी ही आसान नहीं होती। फर्क इतना है कि जहां भी अल्पसंख्यक समुदायों की साझा आबादी, हालांकि वहां भी जातियां हैं, वहां भी आरक्षण का सवाल है, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, तो वो सवाल बीजेपी को रोकने के नाम पर गौण हो जाता है। तो जब वो सवाल गौण हो जाता है, फिर उसके बाद का खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राज्यों में दुष्कर होता जाता है। परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए विकट हो जाती है। दरअसल जाति की राजनीति के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि जहां भी अल्पसंख्यक समुदाय के मतों का प्रतिशत, चाहे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो या अल्पसंख्यक समुदायों की साझा उपस्थिति ही क्यों ना हो, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों का प्रतिशत 2 अंकों में होता है, अर्थात 10 या 10 से ज्यादा होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं, अगर जाति की राजनीति कामयाब होती है या इसे मजबूती से उठाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी बिखरना शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव का शासनकाल जैसा भी रहा उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल से तो कई लोग उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश को वोट नहीं भी देते वो उसे बेहतर मानते हैं। अखिलेश यादव ने विकास के नाम पर जब चुनाव लड़ने की कोशिश की तो क्या मिला? एक बार 47 सीटें विधानसभा में और एक बार केवल 111 सीटें। जैसे ही अखिलेश यादव जाति की राजनीति पर वापस आए, पीडीए के नारे के साथ, भारतीय जनता पार्टी की जमीन उखड़नी शुरू हो गई। अखिलेश यादव को चुनावी सफलता मिलनी शुरू हो गई। तो इसका एक सीधा साधा पहलू यह है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, विकास का काम करे, लेकिन वोट विकास के नाम पर बहुत ज्यादा मिल जाते हो, इसकी गुंजाइश भारतीय समाज में और भारतीय राजनीति में बहुत कम हो जाती है। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जाति तोड़ों की बातें करती है, क्योंकि वहां मराठा, कुणबी प्लस मुस्लिम वोट ही तकरीबन 45-46% तक पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही होता है, कमोबेश बिहार, बंगाल में भी यही होता है। क्यों होता है? जाति की राजनीति की कामयाबी को समझने के लिए भारतीय राज्यों को, खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी की मजबूत उपस्थिति है, उसे ही एक केस स्टडी के तौर पर रख करके आप देखें तो सिंगल डिजिट में अल्पसंख्यक मतदाताओं का प्रतिशत कहां पर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह 9% या 9% से कम है अल्पसंख्यक मतदाताओं का प्रतिशत, चाहे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में भाजपा की सफलता दर को आप देखें लोकसभा चुनाव में। हिमाचल की 4 सीटें, हरियाणा में नाना करते हुए भी 5 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ही ली और मुकाबला बराबरी पर छोड़ा था। विधानसभा में सत्ता फिर से हासिल कर ली तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। राजस्थान की स्थिति देखें, सीटें कम जरूर हुई लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने बढ़त जरूर बरकरार रखी।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात की भी कमोबेश यही स्थिति है। यानी जिन राज्यों में माइनॉरिटी के वोटों का प्रतिशत सिंगल डिजिट में है, 9% या 9% से कम है, वहां बीजेपी जाति की राजनीति को काफी हद तक दबा देने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की जगह और अल्पसंख्यकों की जगह वो एक नया नारा दे देती है, डोमिनेंट कम्युनिटी वर्सेस नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी। आपने हरियाणा में कहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को निशाना बनाया हो? हरियाणा में क्या चल रहा था? जाटों को कॉर्नर किया जा रहा था। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी जहां अल्पसंख्यक समुदाय है वहां अल्पसंख्यक ढूंढ लेती है, और जहां अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत प्रभावकारी भूमिका नहीं है वहां पर बहुसंख्यकों के बीच में एक बड़ा अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश करती है। यानी एक्सक्लूजन की, किनारे करने की पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए जो सबसे जरूरी राजनीतिक तत्व है वो है किसी एक को मोहरा बनाना, उसको कॉर्नर करना। जहां मुसलमान मिल गए वहां मुसलमान को बना लिया, जहां मुसलमान नहीं मिलते हैं कहीं जाट को बना लिया, कहीं किसी दूसरे को बना लिया। वो खेल बीजेपी खेलती रही है। अब उन राज्यों को देखिए जहां अल्पसंख्यक मतों की साझा उपस्थिति 2 अंकों में उसका प्रतिशत है, यानी 10% या 10% से ज्यादा है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र 13%, महाराष्ट्र में 13% अल्पसंख्यक समुदाय है, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल 30%, बिहार 18%, उत्तर प्रदेश 20% और झारखंड 15%। तो जिन राज्यों में अल्पसंख्यक मतों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, यानी दोहरे अंकों में उनका प्रतिशत है, वहां बीजेपी के लिए जाति की राजनीति यदि खड़ी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं का बटाधार हो जाता है। अब कैसे होता है जरा ये भी देखिए। दरअसल जाति की राजनीति करने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि वहां पर वोटों का एक ठीक ठाक ऐसा सेक्शन होना चाहिए जो जाति की राजनीति के साथ जुड़कर एक प्रभावकारी भूमिका निभा सके। हरियाणा में बहुत कम था अल्पसंख्यकों का प्रतिशत, तो जाट राजनीति में कांग्रेस पार्टी को जो कॉर्नर किया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल गई। अब जाति की राजनीति को उत्तर प्रदेश में अब कॉर्नर करने की कोशिश होगी। जैसे ही अखिलेश यादव ने विकास वाली बात पीछे छोड़ी कि एक्सप्रेसवे बनाए, लैपटॉप बांटे, सारी बातें पीछे छोड़ी और उन्हीं मुद्दों पर आ गए कि सांप्रदायिकता की काट जाति की राजनीति है, वहां उसे कामयाबी मिल गई। लोकसभा में 80 में 43 सीटें मिल गई थी उनके गठबंधन को। बिहार की स्थिति भी यही है। बिहार में भी जाति की राजनीति जब होती है तो उसके पीछे, उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय की दमदार उपस्थिति, और उस दमदार उपस्थिति के कारण जातियों का समीकरण प्रभावी हो जाता है, क्योंकि उसके साथ एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जुड़ जाता है। यही बंगाल में हो जाता है, यही झारखंड में होता हुआ दिख रहा है, और सबसे आगे बढ़कर देखें तो महाराष्ट्र में यही हो रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बार अपने आप को संकट में पा रही है? जब चारों पार्टियां 2014 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रही थी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी, तो जब 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा था, चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा था, उस मुकाबले में ओबीसी, ब्राह्मण फ्लोटिंग वोटों के सहारे महज 27-28% वोटों के बूते भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली थी। बहुमत भले ही ना मिला, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी 122 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश में भी 27% वोटों के साथ मायावती ने बहुमत हासिल कर लिया था जब बहुकोणीय मुकाबला हुआ 2007 में। अखिलेश यादव ने भी महज 28% वोटों के साथ उत्तर प्रदेश में 2012 में बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि तब भी बहुकोणीय मुकाबला हो रहा था। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब चतुष्कोणीय मुकाबला लड़ रहे थे। जब सीधे मुकाबले की नौबत आती है तो सीधे मुकाबले में जहां भी अल्पसंख्यक मतों का प्रतिशत 10% से ज्यादा है, 10% या उससे ज्यादा है, यानी 2 अंकों में है, वहां जाति की राजनीति का तड़का लगते ही भारतीय जनता पार्टी की जमीन उखड़ जाती है, पूरा सियासी दांव धराशायी हो जाता है। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय कहने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना
यूबीटी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी नाना पटोले इस चेहरे के साथ है। अब इसके साथ कुणबी समुदाय भी, जो मराठा का ही एक्सटेंडेड रूप माना जाता है, विस्तारित स्वरूप माना जाता है, कुणबी समुदाय भी इसी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के साथ हो गया है। अल्पसंख्यक मत पहले से ही उसके लिए एक माहौल बना के रखता है कि मेरा वोट तो फिक्स है, वहीं जाएगा। ये वोट हो गए 45-46%। अब बचा इसके साथ दलित समुदाय का वोट। दलित समुदाय के वोट, कौन सी राजनीति वहां चल रही है? रामदास अठावले जो बीजेपी के साथ है, प्रकाश अंबेडकर जो साथ नहीं है। साथ वाले कितना बीजेपी को दिला पाते हैं और जो साथ वाले नहीं है प्रकाश अंबेडकर, उनकी पार्टी कितना वोट कांग्रेस के पाले में यानी महाविकास आघाड़ी के पाले में जाने से रोक पाती है। यह राजनीति हो रही है। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि मोटे तौर पर आधे से ज्यादा दलित वोट, अगर आधा भी माने तो ये दलित वोट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाएंगे। ये आंकड़ा पार करके हो जाता है 53-54%। फिर इसी तरह से ओबीसी वर्ग की कुछ समुदायों में भी कहा जाता है कि कुछ न कुछ वोट विपक्ष के पास तो जरूर है। चाहे कोऑपरेटिव की राजनीति में माली समुदाय जुड़ा हुआ है, छगन भुजबल की कथित निष्क्रियता है माली समुदाय के बीच, बंजारा और धनगर समुदायों के बीच भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश बड़ी है, उसका स्टेक बड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट दूसरी तरफ जा रहा है। आदिवासी समुदाय के वोटों के बीच भी एक अलग तरह की परिस्थिति है। तो इन सब को देखते हुए बीजेपी वहां घिरी हुई दिख रही है। बीजेपी को बमुश्किल वहां फिर से 27-28% वोटों तक ही सिमटने की नौबत आ रही है। सवाल यह उठता है कि इस 27-28% वोटों को सीधी लड़ाई में चुनाव जीतने के लिए 45% वोट चाहिए। आप सबको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में 38% वोट भाजपा ने हासिल किए थे, लेकिन 49% वोटों वाले ममता बनर्जी की टीएमसी के सामने पिछड़ गई थी 2021 में। बिहार में 2015 में 35% वोट बीजेपी अलायंस ने हासिल किए थे, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को 42% वोट मिला था, वहां पिछड़ गई थी। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 43% यानी 43% के करीब वोट हासिल हुए थे। तो सीधी लड़ाई में चुनाव जीतने के लिए 42% से 45% के बीच वोटों की जरूरत किसी गठबंधन को होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जो 26-27% या 28% वोट बताए जाते हैं, उसमें न तो अजीत पवार बहुत ज्यादा जोड़ पाने की स्थिति में है, न तो एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा जोड़ पाने की स्थिति में है। यानी कुल मिलाकर इनका आंकड़ा 32% पहुंचने में भी बेहद दुष्कर स्थितियां दिखाई दे रही है। और तभी वहां पर नारा क्या दिया जा रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मराठी अस्मिता का नारा और मराठी हिंदुत्व का नारा वो छत्रपति शिवाजी के हिंदुत्व के साथ जाकर जुड़ता है, न कि नागपुर के आरएसएस के चुनावी हिंदुत्व के साथ जाकर जुड़ता है। अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया गया चुनावी हिंदुत्व महाराष्ट्र के लोगों को उसी तरह अपील नहीं करता जैसे वो बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को अपील नहीं करता बहुत ज्यादा। यही कारण है उत्तर प्रदेश में सफलता बीजेपी को मिल गई थी। 14 में, 17 में, 19 में और 22 में 4 बार सफलता मिल गई थी, लेकिन उस सफलता की मियाद, उसकी एक्सपायरी डेट अखिलेश यादव के पीडीए ने शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को आप देखें तो वहां कामयाबी मिलने के चांसेस जाति की राजनीति पर बहुत ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि आरक्षण की जो बातें होती है, जाति की राजनीति की जो बातें होती है, वो कामयाब तभी होती है जब सामने से एक रिएक्शनरी फोर्स, प्रतिक्रियावादी ताकत मौजूद हो। मध्य प्रदेश में आरक्षण की बात जब दिग्विजय सिंह ने की, जब अर्जुन सिंह ने की थी अपने जमाने में, तो वहां के सवर्ण समुदाय ने इसका कोई विरोध तो किया नहीं। तो जहां विरोध नहीं हुआ, जहां प्रतिक्रियावादी ताकतें सक्रिय नहीं हुई, वहां जाति की राजनीति को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिला। लेकिन वही वीपी सिंह ने या अर्जुन सिंह ने जब राष्ट्रीय स्तर पर मंडल पार्ट 1 या मंडल पार्ट 2 की बात की, तो यहां प्रतिक्रियाएं हुई, कहीं यूथ पर इक्वलिटी के नाम पर, तो कहीं राजीव गोस्वामी के आंदोलन के नाम पर,
कुछ ना कुछ पूरे देश में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिससे जाति की राजनीति को स्पेस मिला और वो स्पेस अल्पसंख्यक वोटों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े वोट बैंक का निर्माण कर गया। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है कि मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन से खुलकर भले ही किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर हुआ कि ओबीसी के दायरे में तो नहीं डाल दिया जाएगा। मराठों को ओबीसी के दायरे में डाल दिया जाएगा तो फिर मराठा आरक्षण के दायरे में वही 27% आरक्षण है, उसी में बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, दावेदार ज्यादा हो जाएंगे। ये खतरा दिखाई देने लगा और इस राजनीतिक खतरे को भांपते हुए महाराष्ट्र में आरक्षण की सियासत से ध्यान हटाने के लिए एक नया नारा गढ़ा गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हर बीमारी का एक इलाज कि सांप्रदायिकता यानी नफरत की बुनियाद पर खड़ी की गई सांप्रदायिकता को एक बार फिर से उसे खाद पानी दिया जाए। और न तो वो झारखंड में कामयाब होता दिख रहा है, न ही वो महाराष्ट्र में कामयाब होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व लुटा पिटा नजर आ रहा है और ये 3 बड़े राज्य यदि हाथ से निकल गए तो तय मानिए कि सियासत भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिए वही आकर टिक जाएगी जहां 2004 में थी। कहने का मतलब यह कि 2004 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों में जहां अल्पसंख्यक मतों का प्रतिशत सिंगल डिजिट में है, एक तरफा सफलता हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। असली फील गुड इन्हीं चारों राज्यों में हुआ था, तब भी सत्ता गंवा बैठी थी। वही हालात फिर से पैदा हो जाएंगे, ये आशंका जब बीजेपी को दिखाई देने लगी तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की सियासत, और महाराष्ट्र ने यह मूड बना लिया है कि इस सियासत को प्रश्रय नहीं देना है। अजीत पवार की चुनावी संभावनाएं चाहे जितनी कमजोर हो जाए, चूंकि वो शरद पवार से टकरा रहे हैं और एक सहानुभूति फैक्टर है उनके साथ, इस वजह से उनकी चुनावी संभावनाएं जितनी कमजोर हो जाए, लेकिन राजनीति में जमीन को समझने की, भांपने की जो उनकी ताकत है, उनका लंबा अनुभव है, 40 साल लगभग वो विधायिका और संसद में गुजार चुके हैं, तो वो जो उनका अनुभव है अजीत पवार का, उस अनुभव को देखते हुए कम से कम महाराष्ट्र के समाज में समझ क्या है, इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। और इस बात को अजीत पवार बखूबी समझ गया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा, बटोगे तो कटोगे की सियासत, ये महाराष्ट्र में बहुत उल्टा दांव पड़ने जा रहा है। और तभी उन्होंने कन्नी काटी, नरेंद्र मोदी की सभा को भी ना बाबा ना कह दिया, ये अपने क्षेत्र में उन्हें नहीं चाहिए। सोचिए, कहां नरेंद्र मोदी की सभा के लिए भाजपा के लोग दिन रात एक किए रहते हैं, और कहां नरेंद्र मोदी की सभा नहीं चाहिए, ये बात वो पार्टी कह रही है महायुति के अंदर, एनडीए के अंदर, जिस पार्टी की चुनावी संभावनाएं सबसे खराब बता रहे हैं लोग। तो ये स्थिति महाराष्ट्र में आकर खड़ी हो गई है। झारखंड में ईडी की रेड से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनकम टैक्स की रेड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चलते चुनाव के बीच, चुनाव प्रचार के चरम पर पहुंचने के बीच जांच एजेंसियों के इस्तेमाल की भला कौन सी नौबत आ गई। ये कौन सी चुनावी बॉल टेम्परिंग हो रही है बीच में। पब्लिक है, सब जानती है अजी अंदर क्या है बाहर क्या है। तो देखते जाइए अंदर क्या है और बाहर क्या है। सियासत अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, कभी चुनावी हिंदुत्व हावी होगा तो कभी मंडल हावी होगा, नए नए स्वरूप और नए नए कलेवर के साथ। चुनावी हिंदुत्व की एक्सपायरी डेट ऐसा लग रहा है कि अब करीब आ चुकी है, और यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।